नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर क्या करे। पाकिस्तान के पास अब आखिर क्या उपाय है, इसके बारे में सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सिंधु जल संधि को भारत ने रोक दिया है और इसको लेकर के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कई युद्ध हो गए लेकिन ये समझौता नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया, क्या वजह रही? कुछ तो खास वजह रही होगी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने, कितनी भी बड़ी घटना हुई, युद्ध हो गए हमारे और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सिंधु जल समझौते को नहीं रोका गया। इसको लेकर के हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए कुशविंदर बोहरा जी, जो कि CWC के चेयरमैन रहे हैं और अगर हम बात करें तो इंडस वाटर टेरिटरी के पूर्व कमिश्नर भी रहे हैं। यानी कि सिंधु जल संधि में अगर सबसे अच्छी कोई बात हो सकती है तो सर वो आपसे ही हो सकती है। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम समझना चाहेंगे सर कि ये जो सिंधु समझौते को रोक दिया गया है, कैंसिल नहीं लेकिन रोका गया है, इसको लेकर के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है, गैर स्तरीय बयानबाजी कर रहा है। इसके क्या कुछ मायने हैं? सस्पेंशन हमने अभी कहा है, रद्द नहीं कहा, लेकिन देखा जाए तो जो इफ़ेक्ट है उसका वो एक सा ही है, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान भी हमारी कोई ऑब्लिगेशन ट्रीटी के प्रति नहीं है। सस्पेंशन का भी मतलब यही है। और लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई बातचीत होती है, कोई सेटिस्फैक्टरी नतीजा निकलता है तो इसको हम रिवाइव कर सकते हैं, है ना, सस्पेंशन को हटा सकते हैं। और जब हम एब्रोगेट कर देते हैं, ट्रीटी रद्द कर देते हैं, तो उस समय फिर हम आगे सोचते ही नहीं है कि दोबारा रिवाइव होगी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन में भी इफ़ेक्ट जो है वो वैसा ही है, क्योंकि हमारी अब ऑब्लिगेशन नहीं है उनके काम करने के लिए, और उसमें हमारी ट्रीटी में हमारे प्रति कुछ हमारी भी ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के प्रति, तो उन सबको पूरा करने की अब ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डाटा शेयरिंग है, हमारा फ़्लो का डाटा है, उसको उनको देना होता है। इसमें अब कमिश्नर इंडस जो दोनों के कंट्री के होते हैं वो इंडस कमीशन कहलाते हैं, तो उनकी मीटिंग्स की बात होती है। फिर उनका दौरा होता है कमीशन का, जगह पे देखने का, हमें प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है। रेगुलेशन जो पानी का एक तरीके से किया होना चाहिए, हम नए प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी जानकारी देनी होती है, उसके ऊपर उनकी ऑब्जेक्शंस होती है, तो उसको भी रिजॉल्व करने की बात होती है। तो अगर हम सस्पेंड कर दिया तो ये सब तमाम बातें जो हैं अब ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम लोग ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशन है उससे अभी सस्पेंशन पीरियड में हम मुक्त हैं। इसमें हम कितना पानी देते थे? अगर एक एवरेज देखें महीने में या सप्ताह में पाकिस्तान के पास पहुंचता था, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था 1960 में सिंधु जल संधि का, उसके मुताबिक जो भी पानी आएगा उसका 80% मुझे पाकिस्तान को, इंडिया को देना ही था। 20% इंडिया इस्तेमाल कर पाएगा। एक तरह से हम कहें तो सिंधु जल समझौते में उन्होंने हमारे पानी को पूरी तरह से हड़प लिया था। अब जबकि 80% पानी नहीं पहुंचेगा तो पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान हो सकता है? इसको हमें ना दूसरी तरह से देखना पड़ेगा कि जो हमें जो पानी मिला था वो क्या हुआ कि ये वाटर का जो नॉर्मली अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन में क्या होता है कि इक्विटेबल प्रिंसिपल्स के ऊपर पानी का बंटवारा होता है, लेकिन ये पानी का बंटवारा नहीं हुआ। ये एक्चुअली रिवर की, ये पानी का डिवीजन हो गया। डिवीजन कैसे हो गया? इसमें इंडस सिस्टम में 6 रिवर्स हैं, उनमें से 3 रिवर हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, ईस्टर्न कहलाती हैं। इन तीनों का पूरा पानी इंडिया को दे दिया गया, और उस समय पे इसको जो असेस किया था हमने 35 मिलियन एकड़ फीट। और जो हमारे झेलम, चेनाब और इंडस, ये 3 रिवर वेस्टर्न रिवर कहलाती हैं इंडस सिस्टम में। इनका पानी जो है, जो असेस किया गया था उस टाइम पे 135 मिलियन एकड़ फीट, ये दे दिया गया था पाकिस्तान को। तो इसलिए हम इसको 80-20 की बात करते हैं। और हाँ, उसमें कुछ हम अपने भारत में यूज़ करने के लिए डोमेस्टिक यूज़ हमें अलाउड है, नॉन कंजप्टिव यूज़ अलाउड है। इसके अलावा हमें कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ अलाउड है। और हाइड्रो पावर जो है हम अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके डिज़ाइन के ऊपर एक कुछ उसमें स्टिपुलेशन दी हुई है, तो उस पर बार बार पाकिस्तान जो है ऑब्जेक्शंस रेस करता रहा है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हम 180 कह सकते हैं। लेकिन अगर इक्विटेबल प्रपोजिशंस के ऊपर हम लोग इसको करते, जो है अपॉर्शनमेंट करते, तो शायद स्थिति कुछ और होती।
आपने कहा कि भारत को परमिशन थी इतने पानी के यूज़ करने की, जबकि हमने परमिशन दी हुई थी पाकिस्तान को पानी इतना इस्तेमाल करने की। तो इसको लेके कन्फ्यूज़न है थोड़ा-सा। देखिए, इसमें परमिशन या उसकी बात नहीं है, ट्रीटी में ही डिफाइंड है कि ईस्टर्न रिवर का सारा पानी जो है, जो उस समय पे 35 मिलियन एकड़ फीट आंका गया था, वो पूरे का पूरा पानी जीरो, मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं है कुछ भी उसमें, सारा का सारा भारत यूज़ कर सकता है। और जो वेस्टर्न रिवर के पानी है, जो उस समय पे 135 मिलियन एकड़ फीट आंका गया था, वो सारा पानी जो उसमें फ्लो होगा, वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ यूज़ जो हैं वो इंडिया भी कर सकता है उनमें। तो ये ट्रीटी में ही प्रावधान दिए हुए हैं। सो जी, ट्रीटी में हमने जो साइन किया है ट्रीटी, उसके अंदर ये सारी प्रोविजंस हैं। इसमें अभी आपने एक जिक्र किया कि उनकी एक टीम, उनका प्रतिनिधिमंडल आता था और आकर के विजिट करता था। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्शंस होते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो किस तरह के वो लोग ऑब्जेक्शन करते थे? किस तरह की वो लोग सलाह देते थे? और ये विजिट साल में अगर समझी जाए तो कितने बार वो लोग विजिट करते थे आकर के? ये रफली देखिए, ये तो दोनों कमिश्नर्स की सहूलियत पे डिपेंड करता है कि कितना कितना कब 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 हो जाएगी ये, जब ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि साल और 2 साल के बीच में एक बार विज़िट करने की स्थिति बनती थी, या कोई एक नई उनकी जो है कभी कोई नई प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल विज़िट की बात होती थी। तो उस तरह की विज़िट्स उनकी होती थी देखने के लिए, लेकिन ये अब ये सब स्थितियाँ नहीं हैं। और वैसे भी हमारे लिए पास कुछ ऐसा छुपाने के लिए होता नहीं है, तो हम लोग वैसे भी शेयर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं और बनाते हैं, और बना रहे हैं। और बगलियार में जो न्यूट्रल एक्सपर्ट थे, जब पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस वहाँ पे लेके गया, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया के डिज़ाइंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और ट्रीटी के अनुरूप हैं। हम उन्हीं के हिसाब से बाकी प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा आदत है, वो बार-बार हर प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस लगाता है। उससे कुछ काम में रुकावट आती है हमें, और उसकी पूरा यूटिलाइज़ करने में पानी को भी हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अब ये सब चीज़ें जब रोक-टोक और उस तरह की नहीं है, तो हम लोग अब फ्री माइंड से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं और नए प्रोजेक्ट हम प्लान कर सकते हैं। पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी रेगुलेशन है, वो अपने ढंग से कर सकते हैं। और हम अपने प्रोजेक्टों की लाइफ बढ़ाने के लिए एक फ्लशिंग की टेक्निक होती है, सेडिमेंट फ्लशिंग, वो कर सकते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे अलाउड नहीं है, जैसे किशन गंगा और सलाल की बात है। तो बाकी जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो पहले ही ऐसा कुछ नहीं था, वो हम कर सकते हैं। लेकिन नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं जिन पे ये चीज़ें लागू हैं। जैसे रतले बन रहा है, रतले हम 1 डेढ़ साल में बना लेंगे। इन सब चीज़ों का जो है, और पकलदुल हमारा 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और जो रतले 850 मेगावाट। तो ये सब हम बहुत जल्दी 1 डेढ़ साल में, 2 साल में पूरा इसको 1.5 साल में कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी पाकिस्तान के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और अगर हम अपनी पानी को बेहतर यूज़ कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में और ठीक से यूज़ करते हैं, तो ये पानी की जो कमी है वो पाकिस्तान को फ़ील होगी। जो जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो इंडिया में चल रहे हैं, उनमें ये संधि ब्रेक होने के बाद, यानी रुकने के बाद, उसमें तेज़ी से फ़ायदा होगा और हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो हरियाणा हो या राजस्थान हो, इन प्रदेशों को भी क्या फ़ायदा मिलेगा इस जल संधि को रोकने से? अ, अब जैसे मैंने बोला कि सस्पेंशन पीरियड में कोई ऑब्लिगेशन अगर ट्रीटी के प्रति नहीं है हमारी, तो हम फ्री माइंड हैं। फ्री माइंड है तो हम नई संभावनाएं, नए प्रोजेक्ट और नई तरह की डाइवर्शंस की बात कर सकते हैं। तो जो हमारी देखा जाए तो चनाब है, रिवर, और बाकी रिवर्स हैं, तो चनाब से स्पेशली अगर हम देखें तो उससे डाइवर्शन की संभावनाएं हैं। तो अगर हम वो जो चनाब से डाइवर्शन की जो संभावनाओं को हम परिवर्तित करते हैं रियलिटी में, तो ये पानी हमारा रावी सिस्टम से होता हुआ, ब्यास सिस्टम से होता हुआ, हमारा जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जो है, इनको बेनिफिट करेगा डेफिनेटली। तो हम नॉर्दर्न जो हमारे कह सकते हैं कि स्टेट्स हैं, उनकी वाटर सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। तो ये इसका असर है। और प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम अब सिंगल माइंडेड फोकस के साथ हम लोग उनको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। और छोटी छोटी जो चेंजेस, कई बार प्रोजेक्ट जब चलते हैं तो नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस करने पड़ते हैं जो वहाँ पे हो नहीं पाते हैं, तो फिर उसको इंटीमेट करें, फिर उसकी ऑब्जेक्शन लें, और वो सब चीज़ें कि अब ज़रूरत नहीं है, तो हम बहुत तेज़ी से अपने कामों को पूरा करेंगे।
यदि हम बोरा साहब पानी को डाइवर्ट करते हैं तो उनको डाइवर्ट करने के लिए टेक्निकली हमको कितना वक्त लग जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने प्रदेशों में, अपने देश के अलग अलग हिस्सों में हम भेज सकें, क्योंकि जो डैम बना होगा उस डैम की ऊंचाई बहुत तेज़ी से बढ़ा पाना टेक्निकली संभव नहीं है, उसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में पानी को रोकने का एक सबसे अच्छा रास्ता आपसे बातचीत के बाद मुझे समझ में आया कि पानी को हम डाइवर्ट कर दें दूसरे भागों में। हाँ, डाइवर्ट करने में भी प्रोजेक्ट में टाइम लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि उसमें भी जब वैली को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो टनल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, डाइवर्शन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, डैम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ और तरीके से अगर बैराज से काम नहीं चलता तो हमारा डैम की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो देखने वाली बात है कि जब हम उसको करेंगे तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो थोड़ा टाइम उन चीज़ों में लगता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर हमने अपनी चीज़ों को एफ़िशिएंट कर लिया, जो ट्रीटी की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो अगर हम लोगों ने से हाइपोथेटिकली 10% पानी भी हम लोग उसको ठीक से रेगुलेट अपने तरीके से करते हैं और उसको ले लेते हैं या अपने हिस्सों में यूज़ कर पाते हैं, तो इतने से ही उनको टू स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रेगुलेटेड पानी को जब उनको ज़रूरत हो तब चाहिए होता है, और अगर उनको तब नहीं मिल पाएगा पानी, और या पानी थोड़ा कम मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो उनके एग्रीकल्चर की जो बैकबोन है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रोइंग जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे पानी चाहिए होता है, उस टाइम पे पानी नहीं मिला, और ख़ासकर नॉन मानसून, अगर आप मानसून पीरियड में कहेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते अभी इमीडिएट कुछ। लेकिन लीन पीरियड जो है जिसमें पानी पहले ही कम होता है, उसमें अगर हम अपने सिस्टम्स में पानी अच्छे से यूज़ करेंगे और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें ही हम उनको ज़्यादा बेटर यूज़ कर पाएंगे, वो शॉर्ट टर्म है बिल्कुल। तो उसका असर भी अगर उनके पे 5-10% भी अगर अभी पड़ता है, तो अभी उनकी जो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग रबी सीज़न या जो उनकी अगर समर क्रॉप कोई चल रही हो या आगे चलेगी बरसातों के बाद, तो उन पे डेफिनेटली इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। सिंधु जल संधि के तहत जो पानी पाकिस्तान पाता था उसमें उसके कुछ बिजली के वो भी लगे हुए थे, प्रोजेक्ट्स भी, वहाँ से बिजली उत्पादन भी हो रहा था। तो कृषि फसल तो चौपट होगी ही, असर आएगा ही। पहले ही पाकिस्तान बिजली संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है। बड़े महानगरों में 8 से 10 घंटे मुश्किल से मई जून में ये लोग बिजली दे पाते हैं। तो ऐसे में क्या वहाँ का उद्योग, वहाँ की इकोनॉमी और सारी चीज़ें प्रभावित होंगी? बिल्कुल प्रभावित होंगी। अगर फ्लो कम होंगे पानी के तो हाइड्रो पावर के लिए तो पानी चाहिए। सो पानी की अगर क्वांटिटी कम होती है या उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आती है या रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रो पावर पे उनके असर पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिकली आप ये देखें कि उनके ऊपर इकोनॉमिकली दोहरा असर हो सकता है, क्योंकि उनकी 80% जो एग्रीकल्चर है वो एक्चुअली इंडस सिस्टम पे डेवलप्ड है। और अगर आप सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा इनके सूबे में, सबसे ज़्यादा असर तो पहला पड़ेगा सूबा जो पंजाब है। वही उत्पादन का मेन है। हाँ, और पंजाब पे असर जल्दी पड़ने की संभावना हो जाती है। और उसके बाद आता है सिंध, बिल्कुल आखिर में जाके बलूचिस्तान आता है, सिंध आता है। तो उन पे जो असर होता है वो हमारे मीडियम टर्म उससे हो पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी भी कैचमेंट है, कुछ उस पे पानी है। लेकिन पंजाब पे तो फ़र्क पड़ सकता है जल्दी। और इकोनॉमिकली अगर एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ा, 21% जीडीपी है उनकी एग्रीकल्चर पे, और 68% लोग जो हैं उनके इसी पे केंद्रित है, इसी पे आधारित है। तो एक बड़ा ब्लो हो सकता है उनको इकोनॉमिकली, क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी एक ब्लो होता है। लेकिन जैसी उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, तो भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया और उठाना पड़ा। और कोई चारा नहीं है इन स्थितियों में कि हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई ये सब भी बना रहे और हम लोग उनको उस तरह से डील कर। मतलब आप खून भी बहाएंगे और पानी भी हमारा पी के खून बहाएंगे। नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें स्थितियाँ नहीं है। तो भारत सरकार ने बहुत क्लियर, अच्छा उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ ये कदम उठाया है, और मुझे लगता है इस कदम का उन पे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। अगर उनको सुध बुद्धि आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, और फिर वो जो हम चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो भारत सरकार जरूर कुछ और तरीके से सोचेगी। लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं आती है तो फिर कोई चारा नहीं है भारत के पास इन सब स्थितियों को कंटिन्यू करने का, और एक स्थिति बन सकती है जब हम इसको एब्रोगेशन पे ले जाएं।
बोरा साहब, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आ जाए, और जो अभी तक नहीं आई आज़ादी से लेके अब तक तमाम बार मुंह की खाई है। चांसेस कम है हाँ, क्योंकि मान ही नहीं रहे। लेकिन एक सवाल अब यहाँ पर और उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें एग्रीमेंट कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सितंबर में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा तो किस तरह का भारत के फेवर में रहेगा या पाकिस्तान के फेवर में स्थितियां रहेंगी? क्या कुछ वर्ल्ड बैंक में हो सकता है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी आम जनता को शायद माइंड में ये रहता है कि वर्ल्ड बैंक क्या था, शायद वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी ब्रोकर की है या वर्ल्ड बैंक इसका कस्टोडियन है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक के जो साइन हुए हैं ट्रीटी के अंदर, सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए हुए हैं। वो साफ साफ उसमें लिखी गई है कि वर्ल्ड बैंक फॉर दिस। तो वर्ल्ड बैंक के हिस्से में जो उसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल, दो को छोड़ के सारे के सारे आर्टिकल ट्रांजिशन पीरियड के लिए थे, 60 और 70 के दशक के बीच में, जब वो अपना सिस्टम ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमारी ईस्टर्न रिवर से वेस्टर्न रिवर की तरफ जा रहे थे, और या कुछ फंडिंग की बात थी, या उसी बीच में कोई अगर दिक्कत आती है तो उनकी बात थी। तो वो तो सब खत्म हो गया पीरियड, वो सब चीज़ें चली गई। अब जो दो बचती हैं स्थितियाँ, वो सिर्फ उनका रोल के लिए हैं। अगर कोई हमारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं या हम लोग कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसके लिए या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टैब्लिश करना। तो सिर्फ यही दो रोल है। लेकिन वो खुद सो मोटो वो सब नहीं कर सकता। वो रिक्वेस्ट और एक पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत उसको काम लेना है, और जो है अब उसको करने के बाद उसका रोल फिर से कोई नहीं होता। और वो रिपोर्ट दे दी, न्यूट्रल एक्सपर्ट आ गया, जो रिपोर्ट दे दी वो फिर बायलैटरल है, उसके बाद भी वर्ल्ड बैंक का रोल नहीं है। सो वर्ल्ड बैंक का बहुत ही सीमित रोल है एज ए पर्सन, कि हम लोग एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जब अपॉइंट करना है तो तब उनका एक छोटा सा रोल आता है, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की, जो ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन, उनका कोई भी रोल और दखल अंदाजी नहीं है, किसी तरह से नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक का तो इसमें कोई बात ही नहीं बनती कि वो कुछ कह पाएगा हमें, वो कुछ नहीं कह सकता इसमें। एब्रोगेशन तो एक लॉ मैटर है वैसे भी, तो ये उसमें वर्ल्ड बैंक के कोई से नहीं है। तो क्या ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है हेग में, पाकिस्तान क्या वहाँ अपील कर सकता है? वहाँ उसको किसी तरह का कोई फ़ायदा मिल सकता है क्या? ये लोग समझना चाहेंगे दर्शक। एक्चुअली इन सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल लॉ की बात आ जाती है। तो इंटरनेशनल लॉ में एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जो 1969 में 1969 में हुई थी, लेकिन वो जो लागू हुई थी वो 1980 में हुई थी। उसकी जो लागू होने की डेट है वो 80 की है, और उसके आर्टिकल 4 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी संधियाँ उसके बाद होंगी रेटिफिकेशन के चालू होने की स्थिति में, जो 1980 है, ये उन पे लागू होगी। तो जो आर्टिकल 4 है बहुत साफ साफ लिख रहा है, तो उस पे लागू होगी। तो 1960 में हुई है हमारी, तो इस पे लागू भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके आर्टिकल 62 में भी यही लिखा हुआ है कि अगर स्थितियां, मूलभूत स्थिति कोई चेंज होती है, फंडामेंटल चेंजेस आते हैं, तो ट्रीटी को एब्रोगेट, सस्पेंड और ये सब चीज़ों में किया जा सकता है। तो वो तो, लेकिन शायद हम वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये जो है, क्योंकि इसके अंदर कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आईसीजे में जो भारत है, उन्होंने जब आईसीजे को कह सकते हैं कि साइन किए और उसको सीड किया, तो उन्होंने अपनी एक रिजर्वेशंस वहाँ पे दी हुई हैं साथ में, जो लागू हैं। उन रिजर्वेशन अगर हैं जिन जिन एरिया में, तो वो पाकिस्तान वहाँ पे उनमें मेजर है कि बहुत सारे एरिया में, मैक्सिमम एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वहाँ पे आईसीजे में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट ही नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो जो उसकी कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन है या ज्यूरिसडिक्शन के इशू आते हैं, तो वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है हमारे हिसाब से, जो लॉ पॉइंट से हम सोचते हैं। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरा अध्ययन किया होगा, और उसके बाद ही इन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो की है। तो मेरे हिसाब से आईसीजे में भी इनका कोई ग्राउंड बनता नहीं है। इसको अगर हम देखें दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय के लिए किस तरह का असर होगा, भारत के लिए बेनिफिशियल कितना रहेगा, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह रहेगा, उसको हम किस तरह से समझना चाहेंगे एक बार आपसे, कि किस तरह से क्या कुछ रिजल्ट आ सकते? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने हमेशा अपने पे फोकस किया है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, और हम अनरीजनेबल नहीं है। कोई ड्रिंकिंग वाटर की किसी की ज़रूरत है तो वो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अनरीजनेबल तरह से सोचते हैं यहाँ पे। तो भारत तो एक
वसुंधरे कुटुंबम के में विश्वास रखता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्थितियां ऐसी बन गई कि जो ऐसा अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा। तो लेकिन भारत की सिक्योरिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये देखें तो इसके परिणाम ये होंगे कि जो हमारी दिक्कतें थी, देखिए इससे हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटी थी, इससे हमारी जो डेवलपमेंट थी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट कह लीजिए, जो पावर प्रोजेक्ट्स और वो हमारी प्रोविजंस है, उसमें अड़ंगे तो डाले हैं उन्होंने और उसको स्लो भी किया है। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी जो है उस रीजन की स्टेबिलिटी, वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब इम्प्रूव होंगी डेफिनेटली और ज़्यादा बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पॉइंट तो है ही, वो उनमें तो ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं JNK की कंसिस्टेंटली, और उस पर काम चल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरह के काम चल रहे हैं, प्लान्स चलते हैं, स्कीम्स चलती हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है सारी वहाँ पे। तो अगर हम ये देखें कि अगर हमारे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो उस पे होगा, तो हम अपनी वाटर सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमी की बात सोचते हैं। उस पे इसका असर ये होगा कि जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा पानी अपने, जो हमें नहीं देना चाहिए था, जो दे दिया उनको, या जो पानी हम लोग उनके अड़ंगेबाजी की वजह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो वो जाहिर है कि वो हमारा हक है, तो हम तो अपने हक की बात करेंगे। तो हम अपने हक का अगर पानी लेते हैं, डिवर्ट करते हैं, उस पे जो असर होगा वो होगा। और वो मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल असर होगा उनके ऊपर, काफ़ी बड़ा असर होगा। लेकिन ये तो उन्होंने खुद ही इनवाइट किया है, हमने तो नहीं कहा उन्हें, और हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने खुद इनवाइट किया, वो सारी उनकी हरकतें ही ऐसी हैं और सारी चीज़ें जो वो करते हैं, तो ये उन्होंने खुद ही इनवाइट की है स्थिति। ये थी हमारी खास बातचीत CWC के पूर्व चेयरमैन खुशविंदर बोहरा जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि अपनी दुर्गति और दुर्दशा का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान होगा और वो उस गति को पहुंचेगा यदि वो सुधार नहीं करता है तो। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।